नमस्कार मित्रों। आज हम सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्चतम न्यायालय के गठन की और उसकी कार्यप्रणालियाँ क्या क्या हैं, कैसे वो अपना कार्य करता है, इन सब पर विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। भारत में एक एकीकृत न्यायालय को अपनाया गया है। एकीकृत मतलब ऐसा नहीं है कि चूंकि भारतीय संघ की परिकल्पना को अपनाए हुए है, तो जैसे संघात्मक शासन में क्या होता है कि केंद्र का अलग होता है सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों का अलग होता है, तो ऐसी प्रक्रिया भारत में नहीं है। कैसी प्रक्रिया है? एकीकृत न्यायपालिका की, जिसके शीर्ष में सर्वोच्च न्यायालय, यानी उसके शीर्ष में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान का उल्लेख हमारे संविधान में अध्याय भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक पाए जाते हैं। यानी हमारे संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणालियों का वर्णन है वो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक पाए जाते हैं। अब आते हैं हम इसकी रचना और गठन। तो इसकी रचना और गठन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो अनुच्छेद 124 में मिलती है। 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के गठन एवं स्थापना से संबंधित क्या प्रावधान होंगे। तो अनुच्छेद 124 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में जो कहा गया है उसमें कहा गया कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। क्या होगा? भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। और उसमें जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ उस समय ये प्रावधान किया गया कि जब तक संसद विधि द्वारा, यानी संसद जब कानून बना करके ऐसा कोई प्रावधान नहीं करती है तब तक सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। इसी क्रम में आज वर्तमान में जो हमारे न्यायाधीशों की संख्या है वो मुख्य न्यायाधीश को मिला करके कुल मिलाकर 34 है। और ये एक समय अनुसार जैसी आवश्यकता महसूस हुई उसी क्रम में ये बढ़ते रहे। जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। उसी क्रम में जब दोबारा बढ़ाया गया 1956 में, और 1956 में जब बढ़ाया गया तो एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। कुल मिलाकर 11 न्यायाधीश हो गए। इसके बाद 1960 में ये प्रक्रिया बढ़ी और जब 1960 में हुई तो कुल मिलाकर 14 न्यायाधीश हो गए, जिसमें से 13 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हो गया। इसके बाद 77 में यही प्रक्रिया बढ़ी और 77 में कुल मिलाकर 17 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए? 18 हो गए। तो आज वर्तमान में यानी 2019 में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी उसमें क्या थी? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद हम आते हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं।
तो उनकी योग्यताओं का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 124(3) में किया गया है। और क्या कहा गया है हमारे संविधान में? हमारे संविधान में ये कहा गया है, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अहर होगा अगर उसमें निम्न योग्यताओं को पाया जाता है। पहली क्या है योग्यता? वह भारत का नागरिक हो, यानी विदेशी नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं नियुक्त हो सकता। ये पहली उसकी अर्हता है। दूसरी, किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, यानी किसी भी न्यायालय में, चाहे वो निम्न न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर वो कितने साल तक जज रहा हो? 5 साल तक लगातार। ऐसा नहीं कि 1 साल रहा फिर नहीं रहा फिर रहा, लगातार उसको 5 साल तक जज रहना अनिवार्य है। तीसरी योग्यता उसकी क्या है? तीसरी योग्यता जो है, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो, यानी उसको जो तीसरी अर्हता है वो क्या है? वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो। और जो चौथी विशेषता है वो विशेषता क्या है? राष्ट्रपति की राय में वह पारंगत विधिवेता होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति हम कर रहे हैं वो कानून में क्या है? कानून का अच्छा जानकार है। अब इसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में जो उल्लेख किया गया है वो क्या किया गया है? न्यायालयों में जजों की नियुक्ति से संबंधित। वो कहा गया है, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, यानी जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना होता है उस समय राष्ट्रपति अगर चाहे तो उच्चतम न्यायालय के किसी जज से या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों से वो परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करता है? अपने हस्ताक्षर, यानी उस नियुक्ति के समय हस्ताक्षर करेगा और सील लगाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वो इस तरह नियुक्ति करता है। वह न्यायाधीश तब तक अपने पद पर कार्य करेगा जब तक वो 65 वर्ष की उम्र पूरी न कर ले, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उस कंडीशन में क्या करता है? वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। और अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपति नियुक्ति जब करता है तो वो स्वविवेक से नहीं करता, यानी वो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति की स्वविवेक की प्रक्रिया नहीं है। वो किसकी सलाह पे करेगा? मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद जो सलाह राष्ट्रपति को देगा, मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देगा उसी सलाह के अनुसार वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो इसका आशय क्या हुआ? क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 74(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं कार्यप्रणाली के लिए एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है। तो उसी के सलाह के अनुसार वो क्या करेगा? राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो यहाँ पर उसकी नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार वो नियुक्त करेगा। पहली बार अगर हम देखते हैं कि नियुक्ति का आधार क्या था,
तो जवाहरलाल नेहरू के समय में नियुक्ति का आधार क्या था? वरिष्ठता। यानी किसी भी जज को तभी नियुक्त किया जाता था जब वो वरिष्ठ होता था। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज वरिष्ठ है तो उसी को मुख्य न्यायाधीश के लिए चुन लिया जाता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के समय में एक बार वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ, और वो किसके मामले में हुआ? वो जफर इस्लाम के मामले में हुआ। इसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी के शासनकाल में वरिष्ठता का प्रावधान समाप्त हो गया, और जब वरिष्ठता का प्रावधान समाप्त हो गया तो वो जिसको चाहे उसको मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकती है। इसके बाद इंदिरा गांधी के काल में 2 बार वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ। एक बार किसमें हुआ? जस्टिस सेलर ग्रोवर, और दोबारा किसमें हुआ? जस्टिस एच.आर. खन्ना के समय। धन्यवाद मित्रों। अब हम उच्च न्यायालय से संबंधित अन्य प्रावधानों का उल्लेख दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।